ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, ये है एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम का मतलब हो गया ऐसी इनकम जिसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, है ना। टैक्स से उसके ऊपर क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। कर मुक्त बोलते हैं, कर मतलब टैक्स, मुक्त मतलब जिसपे जो टैक्स से मुक्त हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं आपको इनकम बताने वाला हूं वो सारी एग्जम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बट ये बहुत सारे चैप्टर से मिलाकर के एक चैप्टर बना हुआ है। मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उनके अंदर भी बहुत सारी इनकम्स वही होगी जो एग्जम्प्ट होगी, और उसको हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है ये सारे चैप्टर्स में काम आता है, यानी कि पूरी इनकम टैक्स में काम आएगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो भी ये चैप्टर काम आएगा। और ये बार बार इसके अंदर जितनी भी इनकम्स बताऊंगा जो कि एग्जम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनमें से बहुत सारी इनकम्स आगे वाले चैप्टर्स में हम वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार काम आएगा, हर जगह इसका जिक्र आएगा। और आगे हम डिटेल में चैप्टर के अंदर भी, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर भी इसकी बहुत सारी एग्जम्प्ट इनकम को डिटेल में भी स्टडी करेंगे। लेकिन एक बार ओवरऑल ओवरव्यू हो जाए, इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल ओवरव्यू दे रखा है कि भाई कौन कौन सी इनकम जो होती है मोटा मोटी वो एग्जम्प्ट होती है। ओके जी, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर एग्जम्प्ट इनकम मैंने लिख दिया, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। एग्जम्प्ट इनकम का मतलब क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि टैक्स से जिसके ऊपर छूट मिली हुई है, यानी कि छूट तो डिडक्शन बोल देते हैं, बट छूट नहीं बोल सकते। एग्जम्प्ट का मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम का मतलब नॉन टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, एक होती है डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है छूट। एक होती है एग्जम्प्ट इनकम, यानी कि नॉन टैक्सेबल है वो फिर। ओके, सो ये तीन तरह की होती है नॉन टैक्सेबल इनकम। एक तो होती है एग्जम्प्ट फॉर ऑल एसएससी, यानी कि नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल एसएससी। ऑल एसएससी मतलब ऑल एसएससी में कौन कौन आएंगे। ऑल एसएससी का मतलब हो गया, हमने जो एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर हमने इंडिविजुअल देखा था, एचयूएफ देखा था, बीओआई देखा था, है ना। पर्सन्स की जो डेफिनेशन थी वो भी हमने पढ़ी थी। तो उसके अंदर आने वाले कंपनीज हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, वो ऑल एसएससी हो गया। फिर सेकंड नंबर है नॉन टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉइज। अब यहां पर एम्प्लॉइज की बात चल रही है ओनली, कि जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो क्या ऐसी कोई भी एम्प्लॉयर से कुछ ऐसा मिले और वो नॉन टैक्सेबल है। और नेक्स्ट है, यानी कि एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी संस्थाएं, अगर उनको कोई इनकम मिलती है कहीं से तो क्या वो एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है तो कौन कौन सी है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अब यहां पर बोला हुआ ना नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल एसएससीज, ऑल एसएससीज के अंदर यहां पर हमको इसको छोड़ देना है ना, अदर देन बी एंड सी, यानी कि नॉन टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉइज और नॉन टैक्सेबल फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो एम्प्लॉइज और इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, एक तो ये भी एम्प्लॉय कौन है, ये भी कर्मचारी, ये भी कौन है, एसएससी है, करदाता है। और इंस्टीट्यूशन भी कौन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, करदाता होते हैं, जिनकी आगे आएगी पूरी डिटेल। इन दोनों को छोड़कर उसके अलावा सारे एसएससीज। तो नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल एसएससीज बोला ना, ऑल में कौन शामिल नहीं है, ये दोनों शामिल नहीं है। क्यों, इनका अलग से दे रखा है। इसके अलावा एम्प्लॉइज और इंस्टीट्यूशन के अलावा जितने भी एसएससीज हैं उन सब के लिए कौन कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल होती है, सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले हैं। तो नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल एसएससीज, है ना। और अदर देन एम्प्लॉइज एंड इंस्टीट्यूशन, या बोल सकते हैं अदर देन बी एंड सी, बी और सी में जिनका जिक्र आएगा उनको छोड़कर बाकी जितने भी एसएससीज हैं उनके कौन सी इनकम उनकी जो है नॉन टैक्सेबल होती है, यानी कि एग्जम्प्ट होती है। ओके जी, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। हमने अभी चैप्टर में पढ़ा भी था, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बोला था अगर इंडिया के अंदर कोई एग्रीकल्चरल इनकम किसी को हो रही है इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पर, तो वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, वही यहाँ आ रहा है। तो ये है एग्रीकल्चरल इनकम, और इसका सेपरेट चैप्टर है, तो हम इसको पूरा डिटेल में करने वाले हैं। इसका पूरा सेपरेट चैप्टर होगा। मैं सोच रहा हूं इसके बाद में वही करवा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सम रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ। अब ये क्या है, सम का मतलब कुछ पैसा रिसीव करता है। कौन करता है, या तो कर्ता करता है। कर्ता कौन होता है, जो एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा बिजनेस जो पूरी फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिलकर के उस बिजनेस को चला रही है, जिसको फैमिली बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन वो हिंदुओं का है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो उस बिजनेस को रन करती है। उसमें सारे फैमिली के सारे मेंबर्स काम करते हैं।
तो सारे जो मेंबर्स काम करते हैं, सदस्य काम करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं और बिजनेस में मिलकर के काम कर रहे हैं। और उनमें जो सबसे बड़ा होता है, एल्डर होता है, उसको बोलते हैं कर्ता। तो ये मेंबर और ये कर्ता, अगर जो ये एचयूएफ है, अब एचयूएफ अपने आप में एसएससी है, बिजनेस अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी होता है, आपको पता है। तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उस बिजनेस को क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। हमने जब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल से भी है, कंपनी से भी है, फर्म से भी है, एओपी से भी है, बीओआई से भी है और एचयूएफ से भी है, और अदर आर्टिफिशियल पर्सन या अदर ऐसा पर्सन जो लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है उससे है। तो ये सारे के सारे एसएससीज होते हैं, ये सारे के सारे पर्सन्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो एचयूएफ होगा, हाँ, उसके अकाउंट्स वगैरह अलग से मेंटेन किए जाएंगे, और ये जो कर्ता है या जो मेंबर्स है ये अपने अलग से रिटर्न फाइल करेंगे, अलग से अपना पूरा इनकम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन लोगों को इनकम कहाँ से मिलेगी? इन लोगों को इनकम मिलेगी इस बिजनेस से, यानी कि इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके मेंबर्स में, उसके सदस्यों में, उनके ऑनर्स में बढ़ जाएगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इनमें डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ये जो एचयूएफ है ये खुद एक एसएससी है, तो इसको एचयूएफ को जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहे टैक्स दे दे चाहे ना दे। यहाँ पर अच्छा है, वैसे अगर टैक्स बन रहा होगा तो दे देगा, और अगर कुछ एग्जम्पशन मिल गई है नहीं देना है तो भी, दोनों ही केसेस के अंदर चाहे ये एचयूएफ इनकम टैक्स को टैक्स पे कर दे, अगर पे हो रहा है, लाइबल हो रही, लाइबिलिटी आ रही है तो पे कर दे या नहीं पे करे, दोनों ही केसेस में ये एचयूएफ है और वो अपने एसएससी के तौर पे अपना रिटर्न फाइल कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हाँ, उसके बाद में क्या करेगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये जो प्रॉफिट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना है, मेंबर्स में होना है, जिसमें कर्ता को भी मिलेगा, अदर मेंबर्स को भी मिलेगा। तो अब ये जो प्रॉफिट इनको मिल रहा है तो इनके लिए ये क्या हो गई, एक तरह की इनकम हो गई। तो ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एचयूएफ द्वारा मेंबर्स को मिल रहा है, तो मेंबर्स के हैंड में ये एग्जम्प्ट है, यानी कि मेंबर्स को इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स के लिए वो इनकम, वो प्रॉफिट नॉन टैक्सेबल है, बिकॉज एचयूएफ ने या तो टैक्स पे कर दिया होगा या एचयूएफ पे टैक्स पे लायबिलिटी बन ही नहीं रही होगी। ओके जी, तो सिंपल है वरना, क्योंकि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा। ओके जी, तो यहां इसलिए लिखा हुआ है सम रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ। अगर एचयूएफ कुछ भी एचयूएफ से कुछ भी मेंबर्स या उसका कर्ता प्रॉफिट वगैरह रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। ओके जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा थर्ड नंबर, सम ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब देखो, अब सेम है, यहां पर वहां एचयूएफ था, यहां पर क्या है, फर्म। फर्म कौन सी, पार्टनरशिप फर्म, हमने पढ़ रखी होगी ना, क्लास 11 12 में पार्टनरशिप पढ़ते थे, कुछ बच्चों के बीकॉम में भी होती थी, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, वो सेपरेट एंटिटी होती है, और पार्टनर्स अलग होते हैं, है ना। अब ये पार्टनर्स मिलकर के फर्म को चलाते हैं। फर्म खुद एक सेपरेट एंटिटी है, तो ये खुद एक एसएससी है, करदाता है। ये क्या करेगी, जो इसका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगी, है ना, इनकम टैक्स पे कर देगी। अब जो प्रॉफिट बच गया वो कैसा है, जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। तो अब ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पार्टनर्स को होता है तो उसके ऊपर टैक्स तो लग रखा है। तो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स जो प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर एग्जम्प्ट, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके ऊपर पहले ही पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया है, तो अब पार्टनर्स के हैंड में टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ओके, तो ये एग्जम्प्ट हो गया। तभी यहां लिखा हुआ है शेयर ऑफ इनकम, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा जो पार्टनर को मिलेगा फ्रॉम द फर्म आर एग्जम्प्ट नॉन टैक्सेबल। ओके जी, ठीक, सॉरी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनआरआई अकाउंट। कई बार क्या होता है, जो इंडिया से बाहर काम करते हैं लोग, उनको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और वो क्या करते हैं, इंडिया के अंदर एनआरआई अकाउंट किसी बैंक के अंदर खुलवा देते हैं। बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवा दिया, एनआरआई अकाउंट खुलवा दिया, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन का अकाउंट जो है वो खुलवा दिया उन्होंने, क्योंकि वो खुद बाहर रहते हैं लेकिन फैमिली तो यहाँ रहती होगी, उस हिसाब से एनआरआई अकाउंट खुलवा दिया होगा। अब वो एनआरआई अकाउंट में उन्होंने क्या पैसे जमा किए होंगे, मनी जमा की होगी, पैसा जमा किया होगा, और वो पैसा जो है उनके एनआरआई अकाउंट के अंदर पड़ा है, और अकाउंट होल्डर जो है वो फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है। अकाउंट होल्डर कहाँ रहता है, एनआरआई फॉरेन कंट्री में रहता है। अकाउंट कहाँ ओपन करा दिया, इंडिया के अंदर, और इंडियन बैंक में क्या जमा करा दिए, पैसे जमा करा दिए। अब वो पैसे पड़े हैं, अब पैसे जब किसी भी बैंक अकाउंट में पड़े होंगे तो बैंक उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो ब्याज देगी। तो वो जो बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है एनआरआई अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं उसके ऊपर, तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एनआरआई के लिए एक तरह की साइड इनकम हो गई, तो उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनआरआई अकाउंट, तो एनआरआई अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसके ऊपर अगर ब्याज मिलता है तो वो ब्याज इनकम तो है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, यही है यहाँ पर। ओके जी, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है हमारा रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम एनटीआरओ। अब देखना यहां पर रॉयल्टी
या टेक्निकल फीस रिसीव्ड होती है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन किससे रिसीव्ड होती है तो एग्जम्प्ट है। हर किसी से रिसीव्ड होगी तो एग्जम्प्ट नहीं होगी। किससे रिसीव्ड होनी चाहिए? अगर कोई पर्सन NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एन मतलब नेशनल, टी मतलब टेक्निकल, आर मतलब रिसर्च, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अगर किसी को भी मिलता है फी या रॉयल्टी तो वो क्या है, जिस बंदे को मिल रही है उसके हैंड में वो एग्जम्प्ट है, बस यही है। तो NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंस्टीट्यूट है, वो अगर किसी को पे कर रहा है क्या, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस, क्योंकि वो जो SSC है वो क्या दे रहा होगा, वहां पर सर्विस दे रहा होगा, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, टेक्निकल फीस मिल रही है, तो वो SSC के हैंड में क्या है, नॉन टैक्सेबल है, उस पर्सन के हैंड में क्या है, नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि वो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस कहां से मिल रही है, NTRO से मिल रही है। कहीं और से मिल रही होती तो फिर टैक्सेबल हो जाती। ओके जी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पर, कंपनसेशन रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। हाल ही में इसके ऊपर मूवी भी आई है ना, भोपाल गैस लीक डिजास्टर जो हुआ था उसके ऊपर मूवी भी आई हुई। मूवी नहीं देखी है तो आपने उसका टीजर या ट्रेलर तो देखा ही होगा, और उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना बड़ा कांड हुआ था, है ना। गैस लीक हो गई थी और हजारों लोग जो है मारे गए थे उसमें, ठीक है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो जिसकी वजह से अब वो कंपनी की तो गलती थी, लेकिन कई बार गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर बहुत सारे कंपनसेशंस दिए। कंपनसेशंस मतलब क्षतिपूर्ति, और हो सकता है वो अभी तक दे रही हो कुछ लोगों को, है ना। रियलिटी क्या वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ था 1985 के अंदर हुआ था, उसके बहुत सारे लोगों को उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, है ना, जान का, माल का, सबका नुकसान हुआ था। तो अगर उनको कोई कंपनसेशन दिया गया है उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा डिजास्टर सहा था, तो अगर उनको क्षतिपूर्ति दी गई है, कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसे दिए गए हैं कुछ स्कीम्स के अंतर्गत, तो फिर वो पैसा पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। ओके जी, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, सेम इसी की तरह है। अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर हुआ है ना, जिस उस डिजास्टर की वजह से किसी भी SSC के ऊपर कोई भी उसको क्षति हुई है, तो अगर उसको CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, SG यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस डिजास्टर की वजह से उस SSC को कुछ पैसे कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में दे रही है, तो वो SSC के हैंड में नॉन टैक्सेबल होंगे। जैसे किसी इलाके के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आने की वजह से उस इलाके में जितने भी लोग रह रहे थे उनको माल जान का बहुत सारा नुकसान हुआ। अब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उनकी जो जितना भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए कुछ कंपनसेट करती है, कुछ पैसा देती है, कुछ सहायता करती है, तो वो उन लोगों के हाथ में क्या होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। ये है इसका मतलब कंपनसेशन ऑन डिजास्टर। बट कौन दे रहा हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका फिर पॉइंट नंबर 8। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉइज और इंस्टीट्यूशन के अलावा जितने भी अदर SSCs हैं, उन SSCs के लिए कौन कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल होगी यानी कि एग्जम्प्ट होगी। ओके, 8 नंबर है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखो कोई भी बंदा अपनी लाइफ के ऊपर क्या लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेता है, इसलिए लेता है ताकि अगर उसको कभी जान मान चली जाए, उसकी डेथ वेथ हो जाए, तो उसके परिवार वालों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए ताकि वो कुछ सालों तक सर्वाइव कर सके। ओके, ठीक है, ये होता है। और इसके लिए जो बंदा LIC करवाता है वो क्या करता है, उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको प्रीमियम पे करता है। तो जो प्रीमियम पे करता है, यानी कि प्रीमियम कौन पे करता है, ये है ना, जो इंश्योरेंस होल्डर है, ये क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। अब समझना, यहाँ पर ये प्रीमियम पे कर रहा है, मान लेते वो प्रीमियम पे कर रहा है पूरे साल के 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000 तक उसको ATC के अंदर क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है। हर साल 1,50,000 रुपए तक क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि इसने इसको पे किया है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा चला गया और इसके हाथ से इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आ गया, इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम जो भरते हैं, किस्त जो भरते हैं, उसकी छूट हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ATC के अंदर मिल जाती है। वो तो हो गई अलग बात, वो हर साल छूट मिलती है जो भी प्रीमियम भरा है इसने। ओके, ठीक। अब आता है यहां पर, जब या तो इस बंदे की डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी डेट आ जाए, 20 साल का इंश्योरेंस कराया था, 20 साल पूरे हो गए या बंदे की डेथ हो गई, तो फिर इस बंदे की डेथ होने पर या फिर मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम का पैसा इसको दे देती है। और वो क्लेम का पैसा मान लेते हैं 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ रुपए कुछ था, तो वो यहां पर इसको पे कर दिया गया। तो ये जो क्लेम अमाउंट है जो एक साथ मिलता है, या तो उस SSC को अगर वो जिंदा है, तो अगर डेथ होगी तो उसकी फैमिली को, तो वो पूरा का पूरा क्या है, नॉन टैक्सेबल है। क्लेम अमाउंट जो मिलता है, इंश्योरेंस का क्लेम पैसा पास होता है, वो पूरा का पूरा क्या है, नॉन टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ SSC। ओके जी, ठीक।
आपको आई होप समझ में आ गया होगा प्रीमियम में और क्लेम में क्या फर्क है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अभी सुकन्या समृद्धि योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, है ना, तो उस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई भी पैसा अगर एसएससी को मिलता है, उसने मान लेते 10 साल के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बनाई और उसके लिए उसको पैसा मिल गया, तो वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि वो जिस पर्पज के लिए सुकन्या है ना, सुकन्या योजना के अंदर कन्याओं के लिए जो है, लड़कियों के लिए जो है एक योजना चलाई गई है कि उसमें पैसा जमा कराओ, फिर एक साथ पैसा मिलेगा जो उनके लिए काम आएगा। तो ये जो है ये इसका एक पर्पज है, बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा शायद इशू किया गया था, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। देखो एक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बना हुआ, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है ना, नेशनल पेंशन जो पे करता है वो ट्रस्ट बना हुआ है। वो जब भी पेमेंट करेगा पेंशन का, कौन पेमेंट करेगा, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट जब पेंशन का पेमेंट करेगा एसएससी को, तो वो एसएससी के हैंड में क्या है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, इसलिए पेंशन जो मिलती है वो अधिकतर एग्जम्प्ट होती है। ओके, और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट पे कर रहा है तो फिर एग्जम्प्ट है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट जो है अगर एसएससी को कोई भी पेंशन पे कर रहा है तो वो क्या है, नॉन टैक्सेबल है। बट पेमेंट करने वाला कौन होना चाहिए, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट होना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट आगे 11th नंबर, पार्टली विड्रॉ फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। कई बार क्या होता है, जो नेशनल ऊपर हमने जो पेंशन ट्रस्ट देखा, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, अगर ये इससे कुछ लोग पार्टली मतलब आधा विड्रॉल अभी कर लेते हैं, आधा बाद में कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम अभी कर रहे हैं एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर ऑल एम्प्लॉइज अदर देन बी एंड सी कैटेगरी के। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स, अब यहां पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये सब एग्जम्प्ट है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट मिलता है कब, जब उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे हो जो कि इशू हुए थे 1 जून 2002 से पहले। कौन से बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, जो इशू कब हुए थे बॉन्ड, गवर्नमेंट कई बार, बहुत सारी अथॉरिटीज कई बार जो है बॉन्ड्स इशू करती है फंड रेज करने के लिए पब्लिक से, है ना, जैसे, और उसके ऊपर फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद में उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड पर वो पैसा भी पूरा मिलता है विथ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है एसएससी को वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। कौन से पे, जब कौन से बॉन्ड खरीदे हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, और इशू कब किए गए हो, 1 जून 2002 से पहले वाले बॉन्ड। 1 जून 2002 के बाद वाले अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है तो उस पर एग्जम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट है फिर नेशनल सिक्योरिटी गोल्ड बॉन्ड 1980 के अंदर अगर इशू किए गए थे उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला है वो एग्जम्प्ट है। और स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 के अंदर जो इशू किए थे उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और मिलता क्या, मिलेगा ही बॉन्ड के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस से कैश सर्टिफिकेट ले रखा है कुछ पैसा जमा करा के और उसके ऊपर अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है और उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है ना, आपका अकेले का पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो 3500 रुपए तक एग्जम्प्ट है। और अगर ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खुला रखा है तो 7000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। अब अकेले का है तो 3500 और ज्वाइंट में है किसी और के साथ में है तो फिर 7000 रुपए तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किस केस में, अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा और वहां से आपको ब्याज मिल रहा है। ओके जी। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अगर किसी को एजुकेशन के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट दे चाहे वो नॉन गवर्नमेंट दे, दोनों ही उस स्टूडेंट के हैंड में क्या होती है, एग्जम्प्ट। अब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप इसलिए मिल रही है ताकि वो एजुकेट हो, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। युवाओं को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट भी देती है और नॉन गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कराती हैं। तो वो स्टूडेंट के हैंड में क्या है, एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और ये तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है भाई, स्कॉलरशिप पे अगर टैक्स लगा दोगे तो फिर। ओके, नेक्स्ट अलाउंसेज ऑफ यहाँ पर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब अलाउंसेस क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सैलरी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी एग्रीकल्चर इनकम कराऊंगा, उसके बाद में जो चैप्टर्स आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो हेड्स हैं 5 हेड्स ऑफ सैलरी, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सबसे पहले सैलरी करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद में हम फिर जो है हाउस रेंट, हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, फिर जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे, फिर कैपिटल गेन करेंगे, फिर अदर सोर्सेज करेंगे। बहुत बड़े 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक जब हो जाएंगे ना तो समझ लो आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और वो 5 हेड कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो जब सैलरी वाला हेड स्टार्ट करेंगे तब अलाउंसेज आएगा। अलाउंसेज का मतलब होता है सैलरी के अलावा अगर कैश में कुछ मिल रहा है, जैसे कई बार होती है ना महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ने पर क्या करती है गवर्नमेंट, जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अलाउंस बढ़ा देती है
क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो डीए बढ़ा देती है, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं उसको, ताकि वो आराम से जो है अपना परिवार और अपना खर्चा चला सके, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो सैलरी में पूर्ति नहीं हो रही तो उसके ऊपर अलाउंस दे दिया जाता है। ओके, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। ओके, तो ये सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट होता है कैश के अंदर जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, ठीक है, तो उसको अलाउंस बोलते हैं। तो अलाउंसेज अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर किसको मिल रहा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि एमपीज को, या एमएलए जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो राज्यसभा होती है ना स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वहाँ एमएलएज होते हैं बहुत सारे, उनको अगर गवर्नमेंट कुछ अलाउंस दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको अगर कोई जो है अलाउंसेस मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई साहब एमपी और एमएलए दोनों के हैंड में वो अलाउंसेस जो है वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके जी जी, अब कानूनी वहीं से पास हुआ है। तो फिर फैमिली पेंशन, अगर किसी फैमिली को पेंशन मिलती है तो वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ रूरल ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखो हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर पहले राजा महाराजाओं का टाइम था, अभी भी उनके फोर्ट वगैरह हैं, उनकी ज़मीन जायदाद वगैरह भी है, तो ऐसा कोई जो भी राजा महाराजा की जो भी आगे पूर्वज उनके जो भी आगे उत्तराधिकारी हैं, है ना, तो उनको उनके पास में वो अभी भी जो भी पैलेसेस पड़े हैं, महल पड़े हैं, तो एक महल की इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक कोई महाराजा है, ठीक है, जैसे एक सिटी के महाराजा है और उस सिटी के अंदर उनके 3 पैलेसेस पड़े हैं, 3 महल पड़े हैं। अब लोग वहाँ टूरिस्ट प्लेस बना दिए गए हैं, लोग वहाँ घूमने वूमने जाते हैं, और टूरिस्ट प्लेस बने हुए तो वहाँ पर कमाई भी होती है, ठीक है, टिकट विकेट का सिस्टम रखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी एक पैलेस की इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होगी, बाकी के 2 पैलेस की इनकम या 2 महल की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। तो अगर किसी का एक ही महल है तो एग्जम्प्ट है, और एक से ज़्यादा है तो एक एग्जम्प्ट होगा, बाकी सबकी जो भी जितने भी पैलेसेस हैं वो टैक्सेबल हो जाएगी उसकी इनकम। ओके, तो ये लिखा हुआ एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ रूरल ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। नेक्स्ट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब ये बहुत अच्छा है, देखो माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो कहाँ से होगी। देखो माइनर चाइल्ड जो होता है ना, उसको कई बार इनकम हो जाती है, उसके नाम पे कुछ ओपन करवा दिया, अकाउंट खुलवा दिया, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, है ना, पेरेंट्स करते हैं कई बार, या फिर माइनर चाइल्ड जो होता है उसके खुद के अंदर कुछ ऐसी स्किल है, ये भी हो सकता है। तो माइनर चाइल्ड को इनकम होती है, कई बार होती है, इसको मैं आपको आगे बहुत डिटेल में कराऊंगा, है ना, एक पूरा चार्ट बनवाऊंगा, पूरा बहुत अच्छा चार्ट है वो, उसके ऊपर जो माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है, माइनर चाइल्ड के हैंड में तो एग्जम्प्ट होती, सॉरी टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि तो वो माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसकी कैसे कमाएगा और उसकी इनकम पे कैसे टैक्स लगेगी। लेकिन कई बार उनको साइड इनकम हो जाती है, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनको इनकम हो रही है। ओके, तो वो इनकम जो है उनके पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, और उसके बाद जैसे किसी पेरेंट्स की इनकम है 2.5 लाख रुपए और उसके बच्चे जो है माइनर है, उनके नाम पे इनकम आ रही है 30,000 रुपए, तो 2.5 लाख और 30,000 दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 280। अब उसके ऊपर वो पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं, तो माइनर खुद टैक्स पे नहीं करेगा, लेकिन उसकी इनकम जो है उनकी पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जो भी उसका पालन पोषण कर रहे हैं वो। ओके, ठीक, लेकिन यहां पर देखो, अगर एज बिलो है और अगर किसी भी माइनर को कुछ पैसा मिल रहा है तो 1500 रुपए तक क्या है, एग्जम्प्ट है, 1500 रुपए तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, 1500 रुपए पर चाइल्ड है। ओके जी, ठीक, बाकी डिटेल में मैं इसका एक चार्ट आपको बनाऊंगा, अभी आप इतना ही समझना कि माइनर इनकम जो है, हाँ, उसकी इनकम अगर उनके पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो रही है तो वहां पर चाइल्ड 1500 रुपए एग्जम्पशन दे दी गई है, जैसे 2 चाइल्ड है तो 3000 रुपए लेस हो जाएंगे। ओके, ठीक। कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। देखो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी या लैंड सेल कर देते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे किसी ने 10 लाख रुपए के अंदर कोई लैंड खरीदी थी और उसको 2-5 साल बाद में 15-20 लाख रुपए में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट हो गया। 10 लाख में खरीदी, 15 में बेच दी, तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आपने उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर रखा, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी की जमीन है और उसको किसान बेच रहा है किसी को, दूसरे किसान को, और तो फिर वहां पर जो उसको एग्रीकल्चर लैंड बेचने से जो भी इनकम होगी, जो भी कैपिटल गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड से अगर इनकम हो रही हो तो भी एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चरल लैंड बेचने से अगर कैपिटल गेन हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो भी एग्जम्प्ट। ओके जी, नेक्स्ट आता है एग्जम्प्ट इनकम। हमने क्या क्या कर लिया, अभी देखो यहां पर हमने बेटा कर लिया एग्जम्प्ट इनकम फॉर ऑल एसएससीज, बी है ना, ये ए नंबर था, ये बी नंबर था, ये सी नंबर था। तो हमने जो बी है और सी को छोड़कर दूसरे जितने भी एसएससी हैं उनकी जो मेन एग्जम्प्ट इनकम है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है या क्वेश्चंस में बार बार हमको देखने को मिलेगी, वो मैंने करवाई है। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, उतना हम याद नहीं रख पाएंगे, जो मेन है वो मैंने आपको करवा दी है, बाकी हम अलग अलग चैप्टर्स में और आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं एग्जम्प्ट फॉर एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज कौन होता है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी।
जो किसी के यहाँ काम कर रहा है, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी फर्म में, और वो काम करने के बदले में क्या मिलती है, उसको सैलरी मिलती है। तो क्या कोई ऐसी सैलरी है, कोई ऐसा उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है जो कि उसके लिए एग्जम्प्ट हो? आइए पढ़ते हैं। तो ये है हमारा एग्जम्प्ट फॉर एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसका मैं आपको एक आंसर ये दूंगा कि आगे सैलरी वाला जो चैप्टर है ना, उसको मैं फुल डिटेल में कराने वाला हूँ। मतलब आनंद मंगलम, मजा आ जाएगा आपको, इतना डिटेल में फुल चार्ट के साथ करवाऊंगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की है नहीं, नौबत ही नहीं है कि वहाँ पर एग्जाम, टैक्सेबल सब करवाऊंगा। सैलरी वाला चैप्टर बहुत शानदार कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स कुछ लिख दिए हैं, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस है, फॉरेन अलाउंस है, या परक्यूजेट है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रेचुइटी ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ, अर्न लीव सैलरी, कंपनसेशन ऑन रिटायरमेंट, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, HRA हाउस एंड रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, है ना। तो ये सारे जो हैं ये एग्जम्प्ट होते हैं। अब कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं बेटा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे HRA, इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जब सैलरी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो फिर एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। ओके जी, तो यहां पर मैं इसको स्किप कर दूंगा। हाँ बिल्कुल नॉन टैक्सेबल होगा ना, बिल्कुल नॉन टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका अगर प्रॉफिट होता है उसको बेचने से, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, उससे कोई मैटर नहीं करना है वो कितने का है। ओके, हमने साफ साफ पढ़ा ना, ठीक है। एग्जम्प्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अब देखो मैंने ये क्या कर दिया यहाँ पर, ये मैंने बोला हम सैलरी वाले चैप्टर में इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट, इनकम फॉर इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, अगर उनको कुछ इनकम होती है तो टैक्सेबल होती है। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, उनको अगर कोई इनकम होती है वो तो टैक्सेबल होगी। लेकिन बहुत सारी इनकम ऐसी है जो अगर उन इंस्टीट्यूशंस को प्राप्त हो वो तो नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है। वो कौन कौन सी है? इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज, जैसे नगर निगम वगैरह जो होते हैं ना, JDA वगैरह, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है किसी सिटी के अंदर, है ना। कहीं JDA जो भी उस सिटी का नाम होता है वो आगे लग जाता है और वो अथॉरिटी बन जाती है। तो वो जो लोकल अथॉरिटीज है उनकी जो भी इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई है जो रिसर्च का काम कर रही है किसी फील्ड के अंदर, ताकि उससे फायदा मिल सके, लोगों को उनका जीवन स्टैंडर्ड बढ़ सके, कंट्री को फायदा मिल सके, तो उनकी जो भी इनकम है वो भी एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ न्यूज एजेंसीज। न्यूज एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो न्यूज एजेंसीज है उनकी इनकम भी नॉन टैक्सेबल है। इनकम्स ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे ICAI है, ठीक है, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा CA वगैरह करवाता है, मेंबरशिप वगैरह देता है, अकाउंट्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह है जिसको वो मेंटेन करता है, जो ये इंस्टीट्यूट है इसकी जो भी इनकम है, चाहे इनके मेंबर से मिल रही हो या फिर स्टूडेंट से जो भी फीस वगैरह मिल रही हो, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होती है। ओके, और भी कोई अगर मिल रही हो तो एग्जम्प्ट होगी। खादी सनज की आय, मतलब खादी वगैरह का जो भी बिजनेस करता है उससे इनकम मिलती है, तो वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी भी इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन समझ गए ना, धार्मिक संस्थाएं, तो वो धर्म के नाम पे चलती है तो उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, उन पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे मंदिरों वगैरह में कितना डोनेशन वगैरह जाता है, लेकिन वो एग्जम्प्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की जितनी भी कमाई होती है वो एग्जम्प्ट होती है ना। ओके जी। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो ब्रॉडकास्ट करता है न्यूज़ वगैरह, सूचनाएं, जैसे पहले रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होती थी बहुत सारी चीज़ें, और जो भी एजेंसी इनको ब्रॉडकास्ट करती है अगर उनको कोई इनकम होती है तो एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इनकम। हॉस्पिटल की इनकम्स जो है वो भी काफ़ी हद तक एग्जम्प्ट होती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA क्या करता है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ वो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो IRDA को अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनसे, तो वो उसके IRDA के लिए वो क्या है, एग्जम्प्ट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। सिंपल मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी इनकम है जो इस चार्ट के अंदर मैंने बताई है वो एग्जम्प्ट होती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। गुड बाय, थैंक यू।